Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. JIB नवंबर 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो दिस सीरीज JIB टारगेट 50 इज़ फॉर यू, जहां पर हम कंटेंट को इस तरीके से कवर अप कर रहे हैं कि आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन्हें कवर अप किया जा सके। और आप इस कवरेज के साथ अगर आप रिवीजन प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से 50 मार्क्स जो है वो अटेन कर पाएँ इन योर अपकमिंग JIB एग्जामिनेशन। सो टुडे लेक्चर नंबर 19 इज़ देयर फॉर AFM, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड इफ वी टॉक अबाउट द मे अटेम्प्ट, तो मे अटेम्प्ट में इशू ऑफ शेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है। ये आपको एक इंसाइट देगा कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल सके और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो सके। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और कुछ डिटेल्स फिल आउट करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस डॉक्यूमेंट को अपने डिवाइस में अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसको किसने बनाया है? इसको बनाया है लॉ ने। कौन से लॉ ने बनाया है? तो कंपनी लॉ ने बनाया है। ठीक है ना, कंपनी लॉ ने इसे बनाया है। और रजिस्टर्ड भी कहाँ है? इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। कंपनी क्या है? कुछ लोग मिलकर एक बिजनेस को करना चाहते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहते हैं, तो दैट इज अ कंपनी। लीगल पर्पस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, स्केल ऑफ ऑपरेशन थोड़ा बड़ा हो गया तो कंपनी हो गया, आपने कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करा लिया तो कंपनी हो गई। कंपनी की एग्जिस्टेंस, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो अपने मेंबर्स से अलग है। ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग अलग पर्सन है, उसी तरीके से कंपनी और कंपनी के ओनर्स अलग अलग हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इसका मतलब क्या है? कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है और कोई और भी कंपनी को स्यू कर सकता है। कंपनी की लाइफ मेंबर्स की लाइफ पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है और सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पर अकेला पर्सन ओनर है, अगर उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो ल्यूनैटिक हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो बिजनेस जो है वो वहीं पर शट डाउन हो जाएगा, बिकॉज आगे कोई और पर्सन उसके साथ इन्वॉल्व नहीं था उस बिजनेस में। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। कंपनी की एग्जिस्टेंस अपने मेंबर्स की एग्जिस्टेंस से बिल्कुल अलग है। दैट इज नोन एज परपीचुअल सक्सेशन। की कंपनी का क्या है? एक परपीचुअल सक्सेशन है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो मेंबर्स की लायबिलिटी है, कंपनी के केस में मेंबर्स जो भी होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट करी होगी मनी, उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड कहाँ तक है? जितनी उन्होंने मनी इन्वेस्ट करी है उस बिजनेस के अंदर, वहीं तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी पे ऑफ नहीं करना। वेर एज जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बात करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड का क्या मतलब है? कि उनकी पर्सनल एसेट्स तक हमें सेल ऑफ करनी पड़ सकती है। मान लो दो पर्सन्स थे, ए एंड बी, इनकी पार्टनरशिप है। ठीक है ना, तो ये जो पर्सन ए एंड बी है, इनकी पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा लॉस हो गए। ए ने पार्टनरशिप में 5 लाख रुपए लगा रखे थे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और बी ने 3 लाख रुपए लगा रखे थे। ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों की 2:1 थी। अब क्या हुआ कि जब बिजनेस को लॉसेस हुए, एक्सट्रीम लॉसेस हो गए, तो ये वाला पैसा तो गया ही गया। ना तो इनको ये 5 लाख और 3 लाख वापस मिलेंगे, प्लस जितना नुकसान एक्स्ट्रा बिजनेस में हो रहा है वो ए और बी अपने घर से और पैसे डालेंगे और उस नुकसान की भरपाई करेंगे। बट अगर ए और बी कंपनी बनाते तो उन्हें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है ना। कंपनी की कॉमन सील है, कॉमन सील को आप कंपनी का सिग्नेचर कह सकते हैं, यानी कि एक स्टैंप है जिसके बेसिस पर कंपनी क्या करती है? अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करती है और कॉमन सील जो है इट एक्ट एज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। क्लियर है?
कंपनी के अलग अलग टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए कंपनी कुछ बेसिस पर क्लासिफाई की गई, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। इनकॉर्पोरेशन मतलब कैसे बनाई गई, किस वजह से बनाई गई। उसमें हमारे पास 3-4 कैटेगरीज हैं, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड, फॉरेन, इस तरीके से। ओनरशिप यानी ओनर्स कितने हैं, 1 है, 2 हैं, 3 है, उस तरीके से। कौन पर्सन ओनर है, पब्लिक पर्सन है या प्राइवेट पर्सन है, तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। ऐसे ही लायबिलिटी के बेसिस पर कि मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय जो भी हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है। तो इन्हीं को डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहला है बेस्ड ऑन द इनकॉर्पोरेशन की कंपनी बनाई किस आधार पर बनाई गई कंपनी आपकी। तो चार्टर्ड कंपनी क्या होगी, चार्टर्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि एक स्पेशल चार्टर के थ्रू बनाई गई, किसी किंग या हेड ऑफ स्टेट के स्पेशल चार्टर के थ्रू बनाई गई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। आज की डेट में चार्टर्ड कंपनीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फिर आती है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी वर्ड हमारे सामने पहले भी आया था और मैंने आपको बताया था, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है ना, कुछ स्पेशल एक्ट या किसी स्पेशल लॉ की वजह से अगर आपने कोई कंपनी बनाई है तो वो क्या होगी, स्टैट्यूटरी कंपनी होगी। ठीक है ना। तो स्टैट्यूटरी कंपनी में हमारे पास एग्जांपल्स आ गए, जैसे एलआईसी है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये हमारे पास क्या रहेंगी, ये हमारे पास स्टैट्यूटरी कंपनीज रहेंगी। फॉर द रजिस्टर्ड कंपनीज तो वही है जो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड कंपनी है। ऑलमोस्ट सभी इंडियन कंपनीज जो हैं वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होंगी ही होंगी। तो टीसीएस, विप्रो, रिलायंस, टाटा, कुछ भी कह सकते हो आप, सब रजिस्टर्ड कंपनीज का ही पार्ट रहेंगी। फिर आती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर हुआ है, जिसका हेड ऑफिस इंडिया से बाहर है। ठीक है ना। कंपनी बनाई किसी और कंट्री में गई, उसकी कोई सब्सिडरी, उसकी कोई ब्रांच, उसका कोई सेगमेंट हमारी कंट्री के अंदर है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, फॉरेन कंपनी होगी। जैसे एचएसबीसी जो है वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन कंपनी है, बिकॉज इसका हेड ऑफिस इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप किसकी है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी के अंदर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कहाँ तक होने चाहिए, सिर्फ 200 तक होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, और ना ही एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा मंगवा सकती है। यानी कि आप कभी भी किसी भी प्राइवेट कंपनी की इक्विटी में पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है जी। तो प्राइवेट कंपनी में आपके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 200 हो सकते हैं। देन कम्स अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। यहाँ पर मेंबर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर्स आपके हो सकते हैं इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, बट मिनिमम मेंबर्स आपके यहाँ पर कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। ठीक है जी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। तो आप जिन भी कंपनीज के शेयर्स में सब्सक्राइब करते हो, वो जो शेयर्स हैं वो किसके हैं, पब्लिक कंपनी के हैं। दैट इज नॉट अ प्राइवेट ओन्ड कंपनी। देन कम्स द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर, वो गवर्नमेंट स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, लोकल लेवल, किसी भी लेवल पे हो सकती है, गवर्नमेंट का शेयर इज मोर देन 51%। ठीक है ना। 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की है तो वो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। फिर आता है कंसेप्ट होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी आप कह सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारी सेगमेंट्स हैं, है ना। जैसे रिलायंस जियो है, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिलायंस फ्रेश है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो है एक वो शॉपिंग वाला जो है ट्रेंड्स है ना। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग रिलायंस की सेगमेंट है। तो इनकी मेन हेड कंपनी कौन सी है, इनकी हेड कंपनी तो रिलायंस है, लेकिन दीज आर द सेगमेंट्स। तो ये जो रिलायंस है, दिस इज द होल्डिंग कंपनी, जिसका शेयर इन छोटी छोटी कंपनीज के अंदर है। इन्होंने अलग अलग कंपनीज बना दी हैं। सो जियो, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, ये सब क्या है, आपकी एक सब्सिडरी कंपनी है। और जो मेन इनकी कंपनी, हेड कंपनी है, वो क्या है, इनकी होल्डिंग कंपनी। इस होल्डिंग कंपनी ने इन सबको होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है। और सब्सिडरी कंपनी जो है वो क्या है, जिसमें होल्डिंग कंपनी का कोई ना कोई शेयर है।
क्लियर हो गई बात। फिर आते हैं हमारे पास 1 पर्सन कंपनी, जिसमें एक अकेला पर्सन मेंबर होता है, वो 1 पर्सन कंपनी होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, जहाँ पर, और एक्सेप्शन भी है ये प्राइवेट कंपनी का, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक अकेला पर्सन ही ओनर होता है कंपनी का। आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी के बेसिस पर 3 टाइप से क्लासिफिकेशन की गई, शेयर्स, गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड बाय शेयर्स, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, उस लिमिटेड का मतलब क्या था, लिमिटेड बाय शेयर्स, कि जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है वहीं तक वो लायबल है कंपनी को, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं देना है। इवन इफ बिजनेस बंद हो जाए, इवन इफ बिजनेस को मैक्सिमम लॉसेज हो जाए, मेंबर्स का कोई मतलब नहीं है ना। तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, अगर उसमें कोई अनपेड अमाउंट बचा है, सिर्फ वो ही देने के लिए वो लाइबल है, इससे ज़्यादा के लिए लाइबल नहीं है। ज़्यादातर इंडियन कंपनीज जो हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स की कैटेगरी में ही आती है। देन कम्स अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उन्होंने गारंटी दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उन्होंने गारंटी दे रखी है, जैसे अभी हमने बात की थी कि मान लो सोहन और मोहन 2 पर्सन्स हैं, जो कि एक ऐसी कंपनी के मेंबर्स हैं जो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। तो इनको पहले ही इनसे बात कर ली जाती है। सोहन ने गारंटी दे रखी है मान लो 4 लाख की, मोहन ने गारंटी दे रखी है 1 लाख की। बिजनेस को बहुत सारे लॉसेस हो गए तो सोहन 4 लाख देगा, मोहन 1 लाख देगा, इससे ज़्यादा कोई पैसे नहीं देगा। तो ये ज़्यादातर कौन सी कंपनीज होती हैं, जो कि आपकी नॉन प्रॉफिट पर्पजेस के लिए, एनपीओज वगैरह जो होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो आपकी आती हैं यहाँ पर गारंटी के अंडर, जिसमें स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ वगैरह टेकआउट की जाती है। एंड कंपनी लिमिटेड, कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। बहुत कम कंपनीज होती हैं जो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी होती है। ठीक है जी, सारे टाइप्स हमारे को समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के फीचर्स की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने मोटा मोटा वैसे फीचर्स को डिस्कस कर भी लिया है। तो सबसे पहला, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर की जाएगी। देन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यानी कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो अपने मेंबर्स से अलग है, लीगली लॉ की नज़रों में ये अलग पर्सन की तरह एग्जिस्ट करती है। देन परपेचुअल सक्सेशन, की किसी भी पार्टनर के आने जाने से, किसी भी पार्टनर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से कंपनी की लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रोवर्ब भी यूज किया जाता है कंपनी के केस में, इट इज मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनीज बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कि मेंबर आए मेंबर जाए, कंपनी जो है वो फॉर एवर तक चलती रहेगी। देन कॉमन सील, कंपनी का एक सिग्नेचर है जो कि कंपनीज के हर डॉक्यूमेंट के ऊपर एफिक्स किया जाता है। फिर कुछ और फीचर्स, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट आ गया कि मेंबर्स की लायबिलिटी जितना भी शेयर का पैसा उन्होंने देना रहता है उतने पे ही लिमिटेड है, उससे ज़्यादा की नहीं है। देन ओनरशिप और मैनेजमेंट, देखिए बिजनेस में ना कंपनीज के केस में स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा होने की वजह से ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग रहेंगी, ठीक है ना। कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग कुछ और होंगे, और कंपनी को संभालने वाले लोग कोई और होंगे। ठीक है जी। उसके बाद शेयर्स को ट्रांसफर करने की बात अगर की जाए, तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शन। और मेंबरशिप बहुत बड़ी है, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स 200 रहेगा, और पब्लिक कंपनी के केस में 7 to अनलिमिटेड जो है वो आपके मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, वैसे हमने इसके बारे में भी बात कर ली है। पार्टनरशिप्स को बनाना आसान है। पार्टनरशिप और कंपनी के केस में बात क्या की जा रही है, कुछ इस तरीके से समझते हैं कि सोहन और मोहन को ही ले लेते हैं, है ना। सोहन और मोहन 2 पर्सन हैं जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप का, ठीक है जी। ये दोनों पार्टनरशिप में आए, इन दोनों को कोई भी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, इनको खुद को कहीं रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन दोनों ने सोचा कि एक लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक पार्टनरशिप डीड लिखा, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी कि क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी, क्या नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स है, नेम एड्रेस ऑफ द फर्म है। इस तरीके की कुछ डिटेल्स लिख कर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट बना लिया, और उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ये लोग चलते रहेंगे।
ठीक है जी। तो फॉर्मेशन काफी आसान है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। 2 से 100 पार्टनर्स हो सकते हैं बिजनेस के अंदर, 10 की लिमिट है बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग बिजनेस करो तो 10 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। यहाँ पर लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि मेंबर्स बिजनेस को अगर लॉस होगा तो सोहन और मोहन को अपनी पर्सनल एसेट्स, अपना घर मकान, सॉरी हम घर और मकान तो एक ही हो गया, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो भी एसेट्स वगैरह अगर बेचनी पड़ेंगी पैसा पूरा करने के लिए, तो वो भी इन्हें करना पड़ेगा। परपीचुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, सोहन और मोहन को कुछ हो जाता है तो बिजनेस वहीं पर शट डाउन हो जाएगा। इंटरेस्ट को अगर मुझे ट्रांसफर करना है, नए पर्सन को पार्टनर की तरह ऐड करना है, पुराने पर्सन को रिमूव करना है, पुराना पर्सन छोड़ के जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, तो बाकी सभी पार्टनर्स का कंसेंट जो है वो लगेगा। जैसे सोहन मोहन है, इन्होंने सोचा कि रोहन को पार्टनरशिप में ले आते हैं, ठीक है, तो रोहन को पार्टनरशिप में लाने के सोहन और मोहन का जब तक कंसेंट नहीं होगा तब तक एक नया पर्सन पार्टनर ऐड नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई छोड़कर भी नहीं जा सकता। गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा सा यहाँ पर लिमिटेड रहता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बात करूं, फॉर्मेशन मुश्किल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लिमिट मेंबर्स की लिमिट है जैसे 2 to 200 प्राइवेट में और 7 to अनलिमिटेड पब्लिक के केस में। यहाँ पे फायदा क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी का, परपीचुअल एग्जिस्टेंस का, शेयर्स के ट्रांसफर का, और लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का भी उतना ही कंट्रोल आपके बिजनेस के ऊपर रहेगा। गवर्नमेंट की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हमने मोटा मोटा आइडिया ले लिया कि पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या फ़ायदा है। काफ़ी सारे लोग अपने बिजनेस को लीगलाइज करने के लिए, एक या अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए बिजनेस को कंपनीज में कन्वर्ट करवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं अपने आप को एज अ कंपनी। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की। अब देखिए, हमने बात की कि कंपनी एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्केल ऑफ ऑपरेशन काफी बड़ा है। अगर उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन काफी बड़ा है तो उसमें पैसों की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब मेंबर्स कितना ही पैसा लगा पाएंगे, है ना। मान लो मैंने सोचा कि मैं कंपनी बना लेती हूँ, और कंपनी बनाने के टाइम पर मैं खुद अकेले कितना पैसा इन्वेस्ट कर लूंगी, है ना। तो पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, बिकॉज स्केल ऑफ ऑपरेशन यूजुअली कंपनीज में बड़े होते हैं। तो कंपनी उसके लिए क्या करती है, कंपनी उसके लिए शेयर्स इशू करती है। शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं, कंपनी अपनी मतलब अपने बिजनेस के शेयर्स जो हैं वो लोगों को देती है, और उसके बदले में उनसे क्या ले लेती है, पैसे ले लेती है। ठीक है, अब पब्लिक किसी भी कंपनी के शेयर्स को क्यों खरीदेगी, क्योंकि उसे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा विच विल बी नोन एज डिविडेंड्स। और जब वो सेल करेंगे तो कंपनी की जैसी भी वेल्थ होगी, जैसा भी मार्केट के अंदर कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा होगा, उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स वगैरह भी बुक किए जाते हैं। स्टॉक मार्केट में आप सब लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो। तो पब्लिक कंपनी को जब पैसे देगी तो उसे बोला जाएगा शेयर कैपिटल, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलेंगे, डिविडेंड्स मिलेंगे। तो कंपनी की जो पूरी कैपिटल है जिसके ऊपर कंपनी चल रही है ना, उसे क्या बोला जाएगा, उसे शेयर कैपिटल बोला जाएगा। कंपनी 2 तरीके से शेयर्स को इशू कर सकती है, एक शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स और एक शेयर्स है इक्विटी शेयर्स। ज्यादातर जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स में, वो उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स ही होते हैं, ठीक है ना। इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट होता है। इक्विटी शेयर्स जो हैं उनको सबसे लास्ट में पेमेंट की जाती है, डिविडेंड्स की भी। और अगर मान लो कि बिजनेस शट डाउन हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो उस केस में सबसे लास्ट में ही इनकी कैपिटल भी रीपे की जाती है। वेयर एज जो प्रेफरेंस शेयर्स है, नाम में ही प्रेफरेंस वर्ड छुपा हुआ है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड प्रेफरेंस इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, दोनों ही केस में इनको पहल मिलती है, इनको प्रेफरेंस मिलती है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स। क्लियर है। प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत तरह से प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल, यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास ऑप्शन है कि वो खुद को कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इनको ऑप्शन दिया जाता है कि क्या ये खुद को इक्विटी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, इफ दे वांट तो ये कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्लियर। देन कम्स द नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। यूजुअल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको हम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। फिर एक कैटेगरी आती है हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और इसी के साथ साथ एक और कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
अब देखो इरिडीमेबल तो नॉर्मल कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए जो यूजुअली पे बैक नहीं किए जाते, शेयर्स का पैसा कंपनी की लाइफ टाइम में वापस नहीं किया जाता। क्लियर। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे जिनको आप कुछ सालों के बाद रिडीम कर दोगे। 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आपने शेयर्स इशू किए और आप उनके पैसे वापस कर दोगे टू द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। उसके बाद एक प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं मेरे पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और एक इसके साथ और हो जाएंगे जिनको हम क्या बोल देंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब अगेन वही बात कि नॉन पार्टिसिपेटिंग तो हो गए यूजुअल नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होंगे? देखो, एक कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट कर दी, सारी पेमेंट्स करने के बाद जो बिजनेस को प्रॉफिट्स हुए, प्रॉफिट्स के ऊपर बिजनेस को टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचता है उसको हम बोल देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है क्योंकि उनको प्रेफरेंस है ना। जैसे ही इन्हें डिविडेंड मिलता है तो उसके बाद जो प्रॉफिट्स बचते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये वाले प्रॉफिट्स इक्विटी को डिविडेंड की फॉर्म में दिए जाते हैं। अब अगर हमारे पास सरप्लस प्रॉफिट्स हो गए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो गए, हमने इक्विटी को भी तो डिविडेंड एक हिसाब से ही देना है ना, एक लेवल के हिसाब से देना है, ऐसे तो नहीं ना अंधा पैसा बांट देंगे हम उन्हें। तो जब हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया उसके बाद भी अगर मेरे पास पैसा बच जाता है तो ये हम इसको कह देते हैं हम सरप्लस। ठीक है ना। इस सरप्लस में अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट दिया जा रहा है कि वो इस सरप्लस का भागीदार बन सकता है, इस सरप्लस का हिस्सेदार बन सकता है, तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होंगे? वो होंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनके पास राइट है कि उन्हें सरप्लस जो है उसमें उन्हें हिस्सा मिलेगा। फिर आते हैं क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अब देखो, बिजनेस को अगर प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है ना, अगर बिजनेस को प्रॉफिट्स होंगे तो बिजनेस डिविडेंड देगा अपने शेयर होल्डर्स को, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। लेकिन अगर बिजनेस को प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। दिस इज अ जनरल रूल। क्योंकि डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है प्रॉफिट्स का बंटवारा। ठीक है ना। डिविडेंड इज नोन एज द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। तो जब डिविडेंड्स हमारे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स हैं तो जब हमारे को लॉसेस होंगे तो आप डिविडेंड नहीं दोगे। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं, और क्या होता है कि मान लो मैंने 2023 में मुझे लॉस हुआ तो मैंने डिविडेंड नहीं दिया, 2024 में मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैंने डिविडेंड दे दिया। ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनके पास राइट है कि लॉस ईयर वाले प्रॉफिट्स को, जब बिजनेस को प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट ईयर में वो उनको क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे 2023 में अगर बिजनेस को लॉस हुआ, डिविडेंड्स नहीं दिए गए, इनका डिविडेंड जो है वो मिस्ड डिविडेंड एरियर की तरह रखा जाएगा। जब 2024 में प्रॉफिट्स होंगे तो उन प्रॉफिट्स में से पिछले डिविडेंड्स को भी दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी आ जाएगी नॉन क्यूमुलेटिव, जो कि नॉर्मल यूजुअल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसमें ऐसा डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता, जिसमें कोई भी एरियर्स ऑफ डिविडेंड आपको नहीं मिलते। क्लियर है? टाइप समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं, शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़ते हैं। अब शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़ने के लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, पहले से रिलायंस का ही ले लेते हैं। ठीक है जी। मान लो रिलायंस जो है उसे अथॉरिटी मिली हुई है। अथॉरिटी कहाँ से मिली हुई है? उसके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी कितना पैसा इशू कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, वो क्या होगी? रिलायंस की ऑथराइज कैपिटल होगी। लेट्स से रिलायंस की ऑथराइज कैपिटल जो है वो 5000 करोड़ रुपीस लिखी गई है उसके डॉक्यूमेंट्स में, जो उसका मेमोरेंडम है, जो उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वहां पर 5000 करोड़ जो है वो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी गई है। यानी पूरी लाइफ में रिलायंस टोटल कितना पैसा रेज कर सकता है पब्लिक से? दैट इज 5000 करोड़, उससे ज्यादा नहीं। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट। अब
5,000 करोड़ में से आज की डेट में रिलायंस ने कितना पार्ट इशू कर दिया है पब्लिक को और कितना पार्ट इशू नहीं किया है। यानी अगर मान लो 5,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ जो हैं वो ऐसे हैं जो कि पब्लिक को ऑफर किए जा चुके हैं बारी बारी से, तो वो क्या होगी, रिलायंस की इशूड कैपिटल होगी। और जितना पार्ट अभी पब्लिक को ऑफर नहीं किया गया है, रखा गया है कि बाद में मंगवा लिया जाएगा, कभी भी शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे, तो वो क्या होगी, उसकी अन इशूड कैपिटल होगी। अब इशूड कैपिटल के भी आगे पार्ट्स हैं। आपने रिलायंस ने कम पब्लिक को ऑफर किए 3,000 करोड़ के शेयर्स, पब्लिक ने नहीं इंटरेस्ट दिखाया, पब्लिक ने सारे शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया। पब्लिक ने जब सभी शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जितना पार्ट पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कैपिटल कौन सी होगी, वो होगी आपकी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जितने पार्ट को सब्सक्राइब कर लिया है वो हो जाएगी उनकी सब्सक्राइब कैपिटल। लेट्स से 2,995 करोड़ तो सब्सक्राइब हो चुके हैं, लेकिन जो है आपके पास 5 करोड़ ऐसे हैं जिसको अभी पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, पब्लिक ने उसके शेयर्स नहीं खरीदे। तो 5 करोड़ अनसब्सक्राइब्ड एंड 2,995 करोड़ इज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद हमारे पास जो डिवीजन आती है वो आती है कितना पैसा कॉल किया गया। देखो, जब आईपीओ वाला ट्रेंड तो कुछ और ही है ना। आईपीओ वाले ट्रेंड में तो क्या है, एक साथ आपसे पूरे शेयर का पैसा मंगवाया जाता है और आप जो है पैसा देते हो, आपको आईपीओ मिल गया तो पैसे उनके, नहीं मिला तो पैसे वापस, है ना। पहले के टाइम पे शेयर्स जो है एक प्रोसेस के थ्रू इशू किए जाते थे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप पैसे मंगवाए जाते थे। अभी हम डिस्कस भी करेंगे उसे, कि पहले एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाया, फिर अलॉटमेंट पे मंगवाया, फिर कॉल मनी करी, है ना। धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाया जाता था। तो जितना पैसा एक पर्टिकुलर शेयर का आपने मंगवा लिया है वो क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप। जितना पैसा नहीं मंगवाया है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है ना। लेट्स से रिलायंस का शेयर जो है वो ₹100 का है। ठीक है। तो 100 में से अगर आपने 90 रुपीज मंगवा लिए हैं, तो 90 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। एंड 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी अनकॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी, जो भी आपने मंगवानी है। ठीक है। फिर जब आपने पैसा 90 रुपए मंगवाए, तो जरूरी तो नहीं सारे शेयर होल्डर बहुत अच्छे हो, जरूरी तो नहीं है सारे शेयर होल्डर आपके सारे पैसे दे दे। तो 90 रुपीज में से जितने भी शेयर होल्डर्स ने, लेट्स से यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 है। ठीक है, 5,000 है या 500 है, 500 करोड़ है। तो 500 में से कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स थे, 499 जो हैं शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने 90 रुपए आपको दे दिए, तो वो आपकी पेड अप कैपिटल हो गई। और आपके जो 1 ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपीज नहीं दिए, वो क्या हो जाएगी, आपकी अनपेड अप कैपिटल हो जाएगी। जिन्होंने 90 रुपए नहीं दिए, 1 करोड़ या जो भी आप नंबर ले लो, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी अनपेड कैपिटल हो जाएगी। क्लियर है ये बात। अब इस टेबल को ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो आपकी कैपिटल है वो डिसेंडिंग डिक्रीज होती जा रही है। ऑथराइज सबसे मैक्सिमम कैपिटल है, कभी भी आपकी इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑथराइज के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट इशूड और एक पार्ट अनइशूड। इशूड वो जो आपने पब्लिक को इशू कर दिया, और अनइशूड वो जो अभी पब्लिक को इशू नहीं किया है। इशूड में फिर पब्लिक ने कितने पैसों के लिए सब्सक्राइब किया और कितने शेयर के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। फिर सब्सक्राइब्ड में फिर से कि आपने कितना पैसा मंगवाया पर शेयर, वो कॉल्ड हो जाएगा, और जितना पैसा आपने पर शेयर अभी नहीं मंगवाया वो अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। कॉल्ड में से भी पब्लिक ने जितना पैसा दिया वो पेड, और जो नहीं दिया वो अनपेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शेयर्स को इशू करने की बात कर लेते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो कैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, यानी इट इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक कि आप कंपनी के शेयर्स में सब्सक्राइब करो। इसमें कंपनी की डिटेल्स वगैरह दी जाती हैं, इशू के बारे में बताया जाता है, तो आपको एक अट्रैक्ट करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट टाइप जो है वो निकाली जाती है। फिर शेयर इशू प्रोस्पेक्टस को इशू करने के बाद जो है एप्लीकेशंस रिसीव होती है। जो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं वो एप्लीकेशन मनी जो है वो सबमिट करवाते हैं कंपनी के अंदर। फिर एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद आप जो है अलॉट करते हो शेयर्स को टू द शेयर होल्डर्स, जिनको आप अलॉटमेंट प्रो राटा बेसिस पर, अगर जैसे ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। जैसे आईपीओ में भी अब हो रहा है कि आप आईपीओ लगाते हो,
और आईपीओ अगर आपने मतलब मान लो ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी तो लॉटरी बेसिस पर सब्सक्रिप्शन जो है वो दी जाती है, अलॉटमेंट दी जाती है। कई बार आपका आईपीओ लग जाता है, कभी आपका आईपीओ नहीं लगता। अब शेयर्स पार प्रीमियम इस तरीके से इशू किए जाते हैं। पार का मतलब क्या है, जितने का शेयर है उतने का ही इशू हुआ तो पार हो गया। प्रीमियम का मतलब क्या है, आपने शेयर जो है वो 100 रुपए का था, शेयर 100 का था, 100 में इशू हुआ तो पार पे इशू हुआ। शेयर 100 का था लेकिन 120 में इशू हुआ तो 20 रुपए क्या है, प्रीमियम है। एक्सेस अमाउंट जो आपको आपके शेयर का मिल रहा है वो क्या है, प्रीमियम है। प्रीमियम यूजुअली तब होता है जिन कंपनीज की वर्थ बहुत अच्छी होती है, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्रीमियम जो है वो सेट हो जाता है। शेयर कैपिटल जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट की जा सकती है एट द डिफरेंट स्टेजेस। अब ये स्टेप प्रोसेस जो है एक्चुअल रूटीन रियल लाइफ में ये प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आईपीओ का ज़माना आ गया है। अब आ जाते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पे। जब भी आपकी एप्लीकेशंस आपको रिसीव होंगी, आपके एप्लीकेशन ज़रूरत से ज़्यादा रिसीव हुई, मान लो आपकी कैपेसिटी ही 10,000 शेयर्स इशू करने की थी और आपके पास जो एप्लीकेशन आई वो 12,000 शेयर्स के लिए आ गई, तो अब आप 12,000 शेयर होल्डर्स को तो शेयर नहीं दे सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर प्रो राटा अलॉटमेंट करोगे, यानी कोई 2,000 शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जिनको शेयर्स नहीं मिलेंगे, तो उनकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रिजेक्ट। और एप्लीकेशन रिजेक्ट का अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाता है। इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया पैसा कुछ ऐसे मंगवाया जाता है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है एप्लीकेशन मनी, इसके बाद आप शेयर्स को अलॉट कर देते हो और अलॉटमेंट मनी मंगवा लेते हो। तो जिनको शेयर्स नहीं दिए उनके पैसे वापस हो जाते हैं, उनसे कोई पैसे नहीं मंगवाए जाते। इसके बाद कॉल्स की जाती हैं, जैसे फर्स्ट कॉल की गई, फिर सेकंड कॉल की गई। यूजुअली फर्स्ट सेकंड कॉल में ही निपट जाता है। फर्स्ट सेकंड या सेकंड को कई बार हम फाइनल कॉल भी बोल देते हैं, कई बार फर्स्ट कॉल में ही सारा पैसा मंगवा लेते हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स अलॉटमेंट के बाद जो आएंगे उन्हें कॉल कहा जाता है। कॉल्स जो हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर की जानी चाहिए कि कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मनी आपकी 12 महीने के अंदर अंदर आपके पास आ जाए। जिस दिन आपने शेयर्स को अलॉट किया उसके 12 महीने के अंदर अंदर आप सारी सब्सक्रिप्शन मनी को कॉल कर लो। अगर इशू साइज 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको 12 महीने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। शेयर्स पार पे इशू करने की बात अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब आपके शेयर्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स के बराबर होते हैं, इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स आपका बराबर होता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी ने है पब्लिक को इनवाइट किया शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है। इसके बाद एप्लीकेशंस रिसीव होंगे, इन्वेस्टर्स जो हैं एप्लीकेशन मनी देंगे इन अप्लाई करने के लिए, मनी जो है एप्लीकेशन मनी के अंदर रहेगी, फिर शेयर्स को अलॉट किया जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गए, शेयर्स को अलॉट कर दिया जाता है और तब एप्लीकेशन मनी आपकी ट्रांसफर कर दी जाती है टू द शेयर कैपिटल। अब समझते हैं क्या बात की जा रही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर कर देखते हैं इसका। देखिए, जब एप्लीकेशन मनी आप किसी भी कंपनी को देते हो, शेयर्स को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन मनी देते हो, तो उस टाइम पर जर्नल एंट्री क्या करती है, कंपनी अपनी बुक्स में, आप एक इन्वेस्टर हो, आपने एक कंपनी के अकाउंट्स कंपनी के लिए कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करने की सोची, तो जब आप एप्लीकेशन मनी कंपनी को देते हो तो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो कैसे बनेंगी, कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री कैसे करेगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कंपनी को जब पैसा मिला तो डेबिट व्हाट कम्स इन होता है ना, डेबिट द रिसीवर भी होता है। तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट यहीं पर डेबिट हो जाएगा। अब शेयर एप्लीकेशन मनी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट द गिवर के हिसाब से क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर है। जनरल रूल्स को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जो गोल्डन रूल्स हमने पढ़े थे इन्हें ध्यान रखेंगे, हर स्टेप में ये यूज होते हैं। दैट इज व्हाई आई सेड कि जो मॉड्यूल है ए है वो आपका एक बेस बिल्डिंग मॉड्यूल है। ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितना भी पैसा आपको शेयर एप्लीकेशन पर मिला है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हो। देन आप शेयर्स को क्या करते हो, इसके बाद आप शेयर्स को अलॉट करते हो। अलॉट करने के टाइम पर जिन शेयर होल्डर्स को शेयर दे दिए जाते हैं उनका एप्लीकेशन मनी यहाँ डेबिट कर दिया जाता है और इस पैसे को किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इट इज ट्रांसफर्ड टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। अब आप इस पैसे को कैपिटलाइज कर रहे हो, अपनी कैपिटल का हिस्सा बना रहे हो, तो शेयर कैपिटल को
जो है यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाता है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, आपका शेयर एप्लीकेशन एक बार पहले क्रेडिट हुआ, फिर डेबिट हुआ, अकाउंट हो गया क्लोज। आगे बढ़ते हैं, अगर आपने शेयर्स का पैसा वापस करना है, रिफंड करना है, तो क्या होगा। अलॉटमेंट के टाइम पर सारे पैसे कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होते। जो पैसा आपने रिजेक्टेड एप्लीकेशंस का वापस करना है वो आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। बैंक के थ्रू आप उनका सारा पैसा वापस कर दोगे क्योंकि बैंक में रिसीव हुआ था। फिर अगर आपको एक्सेस में एप्लीकेशन मनी मिली है, जैसे एक शेयर होल्डर था जिसने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, आपने उसको प्रो राटा बेसिस पर सिर्फ 30 शेयर्स दिए, आपने एप्लीकेशन मनी मंगवाई थी 20 रुपीज, ठीक है ना। तो 50 शेयर्स के लिए किया तो उसने 50 के हिसाब से आपको 1,000 रुपए दे दिए, लेकिन आपने उसको सिर्फ और सिर्फ 30 शेयर्स अलॉट किए, यानी आपके कितने पैसे यूज हुए, 600। तो ये वाले 400 है ना, ये यूजुअली रिफंड नहीं किए जाते, इसको हम प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं। ये वाले जो 400 रुपीज हैं ये रिफंड नहीं किए जाते, ये आगे उसी शेयर होल्डर के अकाउंट में एडजस्ट कर दिए जाते हैं अलॉटमेंट में या कॉल मनी में, ठीक है ना। सो ये आपका, अगर आपको कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है तो उसकी एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए वो पैसे। फिर कॉल की बात कर लेते हैं। कॉल को आपको पहले कॉल करना पड़ेगा, यानी पैसा आपको मंगवाना पड़ेगा। जब कॉल मनी मंगवाओगे तो एंट्री करोगे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले आप कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर देते हो, ड्यू करना बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कॉल मनी को हमने क्या कर दिया है, ड्यू कर दिया। और इसके बाद जब आपको इस पे पैसा मिलेगा तो बैंक टू शेयर कॉल जो है वो आपकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर है। जर्नल एंट्रीज का थोड़ा सा आपको अंदाजा लगा कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होंगी, इनको ध्यान रखेंगे और इनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द जर्नल एंट्री एज वेल। थ्योरेटिकल भी आए हैं, जर्नल एंट्री के क्वेश्चन भी आए हैं मे में, सो बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है जी। एक टॉपिक आ गया हमारे पास, आया कॉल्स इन एरियर का। मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि जब पैसा आप मंगवाओगे तो आपको पैसा मिल ही जाएगा, है ना। तो पैसा जब शेयर होल्डर आपको नहीं देगा वो आपके लिए क्या होगा, कॉल्स इन एरियर होगा। यानी कोई भी अनपेड अमाउंट जो शेयर होल्डर के ने आपका नहीं दिया वो आपके लिए क्या है, कॉल्स इन एरियर रहेगा। डेबिट बैलेंस की तरह आपके पास रहेगा। ये आपके पास अलॉटमेंट पे भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकती है, फाइनल कॉल पे भी हो सकती है। जो भी कॉल्स इन एरियर है इनके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यूजुअली इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, उसी इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट चार्ज इन पर किया जाता है। कॉल्स इन एरियर को जब हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो शेयर कैपिटल में से माइनस कर कर इसे दिखाया जाता है। दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में से इसको माइनस कर कर दिखाया जाता है। तो अगर मान लो आपको कोई कॉल्स इन एरियर हुए तो आप उसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे। कॉल्स इन एरियर आपके लिए एक लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। और कहाँ कहाँ कॉल्स इन एरियर हुई, फर्स्ट कॉल में हुई, सेकंड कॉल में हुई, तो आपने वो लिख दिया। जब आपको कॉल्स इन एरियर का पैसा मिलेगा तो क्या होगा, कॉल्स इन एरियर क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट अब आपके लिए इनकम है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है आपको और जहां पर आ रही है यानी बैंक अकाउंट में आ रही है, तो बैंक अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। कॉल्स इन एरियर को समझने के लिए छोटा सा एक चार्ट बनाया, आप इससे इजीली समझ सकते हैं कि कॉल को आपने ड्यू किया, शेयर होल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट बना लिया हमने अपने पास और बाद में हमने उसको इंटरेस्ट के साथ रिसीव कर लिया अगर आपके आर्टिकल्स में इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। देन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में कोई भी अमाउंट जो आपका ड्यू होने से पहले आपको दे दिया। शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर बुरे तो नहीं ना होंगे, कोई शेयर होल्डर बहुत ही अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा एडवांस में आपको पैसे देकर चले जाते हैं। तो ऐसा अमाउंट आप कहाँ शो करोगे, यू विल शो इट सेपरेटली फ्रॉम द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ही दिखाओगे लेकिन अलग से ऐड कर कर कॉल्स इन एडवांस जो है वहां पर शो करोगे। इंटरेस्ट इसके ऊपर हो सकता है लेकिन 6% से ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं देना है और इसको तब आप एडजस्ट कर लोगे जब आप एक्चुअल में कॉल ड्यू करोगे, ठीक है। शेयर होल्डर ने पहले पैसे दे दिए, कंपनी को पहले पैसे रिसीव हो गए, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को आपने क्रिएट किया, कॉल्स ड्यू हुई और आपने उस टाइम पे उसको एडजस्ट कर दिया। जब आपको कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुई तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, आपके लिए इनकम है तो कॉल्स इन एडवांस को क्या कर दिया गया, क्रेडिट। और बाद में इसको जब हमने कॉल पे एडजस्ट किया तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब प्रीमियम पे शेयर्स इशू करने की बात कर लेते हैं। अभी तक तो हम पार की बातें ही करे जा रहे थे।
प्रीमियम का मतलब क्या है, जब आपके शेयर्स जो है नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू होंगे तो आपका इशू प्राइस नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होगा, जो डिफरेंस होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, डिफरेंस विल बी कॉल्ड प्रीमियम, और आप उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंडर लिखोगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप प्रीमियम को मेंशन कर कर चलोगे। अब प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया, अब कंपनी क्या करेगी इस प्रीमियम के पैसे का, तो देर आर अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ प्रीमियम मनी। प्रीमियम मनी कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है, क्वेश्चन पेपर में भी आया था पिछली बारी, और आप इसको डबल ट्रिपल जितने स्टार्स लगा सकते हो उतने स्टार्स लगा लो, ये आपको याद करने हैं पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ पे प्रीमियम मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रीमियम मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो खर्चे लगते हैं उसके लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को वापस, रिडीम का मतलब, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, वापस करना, पैसा वापस करना, डिबेंचर्स को वापस करोगे और उस टाइम पे अगर आप उनको प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो वो वाले प्रीमियम के लिए आप इस प्रीमियम को यूज कर सकते हो। कमीशन पे, डिस्काउंट अलाउड, ऐसे ऐसे कोई एक्सपेंसेस हैं, सिक्योरिटीज के ऊपर डिस्काउंट दिया है, सिक्योरिटीज के ऊपर कमीशन पे किया, ऐसे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप यूज कर सकते हो और शेयर्स को बाय बैक करने के लिए यूज कर सकते हो। ओनली एंड ओनली दीज 5 पॉइंट्स, दीज 5 आर द एरियाज जहां पर आप प्रीमियम मनी को यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप प्रीमियम मनी को यूटिलाइज कहीं और नहीं कर सकते हो। तो जब प्रीमियम मनी मिलेगी तो एंट्री कैसे होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल तो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन प्रीमियम मनी रिसीव होगी तो उसको प्रीमियम को क्या कर देंगे, साथ में क्रेडिट कर देंगे। ज्यादातर प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाता है। अब इसी तरीके से डिस्काउंट पर भी शेयर्स इशू हो सकते हैं, यानी हमारा इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम हो, ऐसा जनरली परमिटेड नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इट इज नॉट परमिटेड टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है जो हमारा सेक्शन 54 है ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स, सिर्फ वहां पर शेयर्स डिस्काउंट पर इशू सकते हैं, अदरवाइज आप शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। अगर कंपनी वॉयलेट करती है इस रूल को तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, अमाउंट रेज टू द डिस्काउंटेड इशूज वाली, या 5 लाख विच एवर इज लोअर अमाउंट जो है वो उसको पे करना पड़ेगा, और जो लोगों का पैसा है उसे वापस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। सो कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट सेक्शन 54। सेक्शन 54 की बात कर लेते हैं, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करता है। स्वेट इक्विटी, स्वेट कौन बहाता है कंपनी के लिए, उसके एम्प्लॉयज, उसके डायरेक्टर्स, ठीक है ना। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जो कि एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को दिए जाएंगे एट अ डिस्काउंट या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब या तो डिस्काउंट पर दिए जाएंगे ये शेयर्स उन्हें, या फिर उन्हें ये शेयर्स ऐसे दिए जाएंगे जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। बिजनेस में उन्होंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिलवाए, कुछ बड़ा ही अच्छा वैल्यू एडिशन किया बिजनेस में, बिजनेस की नो हाउ बढ़ाई, बिजनेस में कोई नई इन्वेंशन करी, तो उस केस में शेयर होल्ड जो एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स हैं उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स जब भी इशू किए जाएंगे वो कभी भी किसी नए कैटेगरी, क्योंकि बिजनेस में ना बहुत कैटेगरी के शेयर्स होते हैं, तो किसी भी नई सेगमेंट के शेयर्स को स्वेट इक्विटी की फॉर्म में इशू नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी इशूड कैटेगरीज जो हैं वो स्वेट इक्विटी में जो हैं वो इशू की जाएंगी, ठीक है। और कुछ कंडीशंस हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने की, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है कि आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। देन रेजोल्यूशन के अंदर आपको क्लियरली मेंशन करना है कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, क्या मार्केट प्राइस है इस टाइम पर शेयर्स का, और जो भी डायरेक्टर्स, जो भी एम्प्लॉयज को आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो उनके बारे में आप डिटेल्स मेंशन करोगे। और साथ ही साथ जो ये शेयर्स हैं वो सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से जो हैं वो इशू किए जाएंगे अगर ये शेयर्स आपके लिस्टेड शेयर्स हैं, ठीक है। फिर एक और टाइप के शेयर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, इन्हें बोला जाता है ईसोप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, आपने ये टर्म सुनी भी होगी, ईसोप्स, ठीक है ना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है ये शेयर्स इशू किए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ शेयर्स जो कि एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, ठीक है ना, इन्हें ऑफर दिया जाता है, इन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि अगर ये चाहते हैं, इन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि अगर ये चाहते हैं तो ये कंपनी के शेयर को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर खरीद सकते हैं। ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है, धक्का नहीं है कोई, और फ्री में कंपनी बिल्कुल भी नहीं दे रही है आपको।
ऑप्शन दिया जा रहा है कि मान लो कंपनी का शेयर इस टाइम पर 130 पर चल रहा है, तो आपको ऑप्शन दे दिया कि आप 110 पर खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। तो ये क्या है, ESOPs है। दिस ऑप्शन इज गिवन ओनली एंड ओनली टू द एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स ऑफ द बिजनेस। बाहर किसी पब्लिक को ऑप्शन ऐसा नहीं दिया जाता। तो ये भी कहीं ना कहीं डिस्काउंट पर इशू हुआ, तो ये भी आपका उसी का एक्सेप्शन रहेगा। अब आगे शेयर्स का फॉरफीचर है। फॉरफीचर का मतलब क्या है, हमने बात की कि कॉल्स इन एरियर हो जाते हैं, पैसा नहीं देते शेयर होल्डर्स। अब अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो बिजनेस क्या करे, तो बिजनेस उनके पैसे को जब्त कर ले। ठीक है ना, एक लिमिट, एक टाइम तक तो वेट किया जाएगा, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को, उस शेयर्स को होल्ड कर लिया जाएगा। जब शेयर होल्डर्स अपने शेयर का पैसा नहीं देते तो कंपनी उनको बार बार रिमाइंडर्स देती है, डिफॉल्ट चलता रहेगा। तो फाइनल नोटिस एक भेजा जाता है, उसमें लिखा जाता है क्लियरली कि अगर आपने अपना पैसा विद इन 14 डेज नहीं दिया तो बोर्ड आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगा। बोर्ड एक रेजोल्यूशन पास करेगा, उन शेयर्स को जब्त कर लेगा, ये शेयर्स को कैंसल कर देगा, अलॉटमेंट आपके नाम से हट जाएगी। तो उनकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाती है और जो अमाउंट है वो अमाउंट फॉरफिट कर लिया जाता है विद द कंपनी। ये जो अमाउंट है इनको शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में रखा जाता है और बाद में इन शेयर्स को फिर से इशू कर दिया जाता है टू सम अदर पर्सन्स, टू सम अदर पीपल। तो जब आप शेयर्स को फॉरफिट करते हो तो एंट्री करते हो शेयर कैपिटल डेबिट। देखो आपने कभी भी अभी तक शेयर कैपिटल को डेबिट नहीं किया, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ इशू की बात कर रहे थे। जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो हमें शेयर्स को, शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। लेकिन हम फॉरफिट कर रहे हैं, इसलिए शेयर कैपिटल को यहाँ पर क्या किया गया, डेबिट किया गया। जितना पैसा नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा और जो पैसा आ गया वो आपका फॉरफिटेड शेयर्स वाले में चला जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में या शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आपका चला जाएगा और अमाउंट नॉट रिसीव्ड आपका कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। ठीक है, और अगर प्रीमियम था तो प्रीमियम भी साथ में ही डेबिट कर दिया जाएगा विद द शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो ये पैसा अब कंपनी का हो गया, कंपनी इस पैसे के साथ एंजॉय करेगी, कंपनी ये पैसा शेयर होल्डर को वापस नहीं देगी। अलॉटमेंट भी कैंसिल करी और पैसे भी रख लिए, दोनों काम। एक और है शेयर्स, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जो आप अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर कर, रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर कर बनाते हो। ठीक है ना, आपके पास पैसे पड़े थे, आपने उससे बोनस शेयर्स इशू करने की वजह से, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी एक रिजर्व ही है, उससे भी हम इशू कर सकते हैं बोनस शेयर्स। तो अब आपने रिजर्व्स के पैसे को किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए बोनस शेयर्स होंगे। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी कंसिडरेशन के। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे दिए तो वो बोनस शेयर्स हो गए। कभी भी कंपनी अगर बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो कैसे इशू करेगी, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से। कभी भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वगैरह वाले रिजर्व्स को यूज कर कर बोनस शेयर्स इशू नहीं किए जाएंगे। तो हमेशा फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व वगैरह हो गए, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और जो आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, वहां से ही बोनस शेयर्स को इशू किया जा सकता है। सेक्शन नंबर याद रखेंगे, सेक्शन नंबर इज 63। तो चलिए आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है, जहां पर आपके पास एक इन्फोग्राफिक है, इसकी हेल्प से आप आज वाले टॉपिक को मोटा मोटा रिवाइज कर सकते हो कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैच द टाइप ऑफ द कंपनी विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइवेट कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7। पब्लिक कंपनी, रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर। गवर्नमेंट कंपनी, एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट शेयर एंड 1% कंपनी सिंगल शेयर होल्डर। तो ये तो पता ही है, 1% कंपनी सिंगल शेयर होल्डर हो गई, गवर्नमेंट कंपनी आपकी एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट ऑनरशिप होगी, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर एंड पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर 7 है। तो 2134 इज ऑप्शन नंबर ए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। Then question number 2, consider the following statement regarding issue of shares at premium. Premium account cannot be treated as a revenue profit. ठीक बात है। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, बिल्कुल। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज फॉर पेइंग डिविडेंड्स, नो। आप डिविडेंड्स देने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। तो सिर्फ आपकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। Question number 3. 1000 shares of rupees 10 each were issued. Rupees 6 per share had been received. The final call of rupees 4 per share was not paid by the shareholder holding 100 shares and the shares were forfeited.
1000 शेयर्स आपने इशू किए थे, 10 रुपीज का एक शेयर था, 6 रिसीव हो गए, 4 पर शेयर रिसीव नहीं हुए और आपने उसके पैसे जब्त कर लिए। तो शेयर होल्डर के शेयर कितने हैं? 100 शेयर्स को आपने जब्त कर लिया। तो आपके पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? हमने बात की थी कि शेयर कैपिटल अकाउंट को इस केस में हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 यानी 1000 रुपीज। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ले लेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में क्या आएगा? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 4। कितने शेयर्स थे? 100 यानी कि 400। और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जिसके ऊपर आपके पास 6 रुपए आ चुके हैं, 600। मैच कर लो कौन सी एंट्री मैच हो रही है। तो आई थिंक ऑप्शन ए मैच हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और इससे भी बेहतरीन तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप एडिट ऐप के कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू कि कैसे आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको एडिट ऐप की वेबसाइट पर जाना है, edutapp.in, कोर्सेज सेक्शन में जाना है, JIB कोर्सेज पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, JIB के सभी कोर्सेज आपको विजिबल होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द मास्टर कोर्स फर्स्ट। मास्टर कोर्स, द फुल फ्लेजेड वन स्टॉप सॉल्यूशन कोर्स फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। डिटेल में आपको यहाँ पर मिलेंगी कंसेप्ट क्लासेस, 15-20 मिनट्स की क्लासेस रहेंगी, जिसमें आप अपने एग्जाम सिलेबस को बहुत आसानी से कवर अप कर पाएंगे, अच्छे से कंसेप्ट के ऊपर अपनी ग्रिप बना पाएंगे। फिर आपको लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 वाली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, यहाँ पर कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे जो कि IIBF की मैकमिलन बुक के हिसाब से बनाए गए हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्रैक्टिस जो कि बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ यानी 100 मार्क्स के पेपर भी आपको मिलेंगे। तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सकती है यूजिंग दिस मास्टर कोर्स। कंप्लीट मास्टर कोर्स बाय कर सकते हैं जिसमें आपको चारों ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। अगर आप 2 पेपर देना चाहते हैं या वट एवर इज़ द रीज़न, तो अगर आप चारों की तैयारी एक साथ नहीं करना चाहते तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं इन द IIFS मास्टर कोर्स, PPB मास्टर कोर्स, AFMs मास्टर कोर्स एंड RBWMs मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स का ट्रायल ले सकते हैं आप, एक 2 डे का डेमो कोर्स अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, तो आप इस 2 डे डेमो कोर्स में खुद को एनरोल कर मास्टर कोर्स का एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके का आपको मास्टर कोर्स विजिबल होगा। ये 2 डे में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी अबाउट द मास्टर कोर्स एंड देन यू कैन बाय द मास्टर कोर्स ऑन द होल। यू कैन ऑल्सो एनरोल टू द लाइव क्रैश कोर्स। लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 जिसका इस टाइम पर रनिंग है बैच, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी? लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप अपने टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए अपने सिलेबस को आसानी से कवर अप कर पाएंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग में आपके लाइव क्लासेस रहेंगी। देन आपको अगेन वही IIBF की बुक वाले कंसेप्ट नोट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। लाइव क्लास मिस हो जाएगी तो रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको MCQs की ही प्रैक्टिस करनी है, आपको एग्जाम लेवल के MCQs देखने हैं कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं जहां पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्स चूज कीजिए और जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन टाइम से हो जाए, रिविजन का टाइम मिल पाए और एग्जाम अटेम्प्ट बिल्कुल भी मिस ना हो। कोर्स में एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम्ड। For any other kinds of doubts and queries regarding JIB and even CAIB, you can call us on 8146207241 और email us at hello@edutapp.co.in। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।